फाइन। लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? हमने आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिस्कस किया था। लेट मी गिव यू द ब्रीफ आइडिया अबाउट दोज टू टॉपिक्स। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन गैसियस एटम टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। क्लियर? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए आपको कितनी एनर्जी लगेगी, उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। आर वी क्लियर? फाइन। फिर हमने बोला था कि जो आयनाइजेशन एनर्जी होता है, लेफ्ट से राइट जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाता है। क्लियर? क्योंकि मेटल्स इजीली इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं तो आपको कम एनर्जी लगेगी टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। और नॉन मेटल्स के केस में क्या होता है, वहां पे इलेक्ट्रॉन रिमूव करना बहुत मुश्किल होता है, तो वहां पे आपकी इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। क्लियर? टॉप से बॉटम आने पे क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि साइज बढ़ जाता है। क्लियर? साइज बढ़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ेगा, इनफैक्ट न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है, बट न्यूक्लियर चार्ज से उतना इफेक्ट वहां पे नहीं होता है। तो ओवरऑल टॉप से बॉटम जाने पे क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाता है क्योंकि साइज बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इज वेरी इजी। आर वी क्लियर? फाइन। फिर उसके बाद हमने सेकंड पढ़ा था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फिर हमने इसके फैक्टर्स भी डिस्कस किए थे। पहला फैक्टर हमने बोला था एटॉमिक साइज। सेकंड फैक्टर हमने बोला था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमने ये बोला कि अगर कंप्लीटली फिल्ड होंगे या कंप्लीटली हाफ फिल्ड होंगे, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द नेबरिंग एटम्स। फाइन। उसके बाद हमने ये भी बोला था हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन हमने बोला था इसमें नहीं, और कौन सा बोला था? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स। क्लियर? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ेगा तो डेफिनेटली क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगा। क्लियर? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किस पे डिपेंड करता है? स्क्रीनिंग इफेक्ट पे, शील्डिंग इफेक्ट पे। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? इंटरनल रिपल्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। जितना ज्यादा रिपल्शन होगा उतने इलेक्ट्रॉन्स इजीली बाहर जा सकते हैं। क्लियर ना? उतना आपका आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा। आर यू एबल टू कनेक्ट विद दिस? ठीक है, फाइन। उसके बाद हमने लास्ट बोला था, इसमें फोर्थ इफेक्ट हमने बोला था पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ ऑर्बिटल्स। पेनिट्रेशन इफेक्ट मतलब कौन से इलेक्ट्रॉन ज्यादा न्यूक्लियस के नजदीक रहते हैं। सपोज अगर एस में इलेक्ट्रॉन होगा और पी में इलेक्ट्रॉन होगा, दोनों सेम सब शेल्स हैं। एस के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ज्यादा न्यूक्लियस के नजदीक रहते हैं, जिसकी वजह से उनमें आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा लगेगी एज कम्पेयर टू पी के इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि पी का डिस्टॉर्टेड शेप होता है, थोड़ा वो एक्सपैंडेड शेप होता है, जिसकी वजह से वो न्यूक्लियस के पास नहीं रहते हैं। तो पी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इज इजी एज कम्पेयर टू एस ऑर्बिटल। आर वी क्लियर? ठीक है, फाइन। उसके बाद हमें फैक्टर्स डिस्कस करने हैं, किसके? फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्लियर? फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। पहले मैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी समझाता हूँ। ये होता है एनर्जी रिलीज्ड बाय एन एटम, by a gaseous atom when we add electron to the outermost shell. Clear? When an electron is added to the outermost shell of an atom, the energy released is known as electron gain enthalpy. Clear? तो एनर्जी जब रिलीज होगी इसका वैल्यू हमेशा क्या होगा? नेगेटिव वैल्यू होगा। क्लियर है ना? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का एक्चुअल वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए। क्लियर? बट एक्चुअल में जब हम देखते हैं, कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके एनर्जी रिलीज करते हैं, लेकिन कुछ एटम्स ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने के बाद मतलब एनर्जी रिलीज नहीं करते, हमें इधर से ही एनर्जी देनी पड़ती है उनमें। क्लियर? ये किन केसेस में होता है? जो स्टेबल एटम्स होते हैं उनमें अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करने की कोशिश करोगे, वहां पे एनर्जी रिलीज नहीं होती है, बल्कि आपको इधर से ही एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। आर वी क्लियर? दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंडोथर्मिक भी हो सकता है और एक्सोथर्मिक भी हो सकता है। होना क्या चाहिए था? ये हमेशा एक्सोथर्मिक। क्लियर? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये हमेशा एक्सोथर्मिक होना चाहिए था, लेकिन होता है ये एंडोथर्मिक भी और एक्सोथर्मिक भी। ये हमने कल डिस्कस किया था। फिर हमने बोला था हैलोजन्स जो होते हैं, ठीक है, उनकी सबसे ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। क्लियर? तो सबसे ज्यादा एनर्जी कौन रिलीज करते हैं पीरियोडिक टेबल में? हैलोजन्स। क्लियर? जब आप उनको इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो वो स्टेबल हो जाते हैं। क्लियर? तो वो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं। आर वी क्लियर नाउ? फाइन। नोबल गैसेस की ये कम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। क्लियर? प्लीज हैव अ लुक। जब हम बोलते हैं ना हैलोजन्स, हैलोजन्स का ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है। व्हाट डज दिस मीन? इट मीन्स मोर नेगेटिव वैल्यू। आर वी क्लियर? यहाँ पे ज्यादा डजंट मीन पॉजिटिव में जाएगा, ज्यादा मीन्स वो ज्यादा नेगेटिव में जाएगा। क्लियर? फिर हम बोलते हैं सपोज हमारे पास है नोबल गैसेस। नोबल गैसेस के पास, प्लीज हैव अ लुक, इंपॉर्टेंट है ये, कम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। क्लियर है ना?
फाइन, व्हाट डज दिस कम मीन? मोर पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होने का मतलब वो ज्यादा नेगेटिव में जा रहे हैं, और कम इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का मतलब वो पॉजिटिव वैल्यूज शो करेगा। आर वी क्लियर? पॉइंट क्लियर हुआ? सपोज आपके पास दो एटम्स है, एक की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है -100 जूल्स, ठीक है, दूसरा एटम है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है 100 जूल्स। तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी किसका ज्यादा है? -100 वाले का। क्लियर? इसका इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ज्यादा है। यहाँ पे आप नंबर से मत देखो। क्लियर? यहाँ पे ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इसकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ज्यादा है। आर वी क्लियर विद दिस? ये हमने कल डिस्कस किया था। उसके बाद एक और पॉइंट है, जब भी आप हैलोजेंस का ही देख लो, अगर आप पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो इट मे बी एक्सोथर्मिक, लेकिन जब भी आप सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करवाते हो उस टाइम पे क्या होता है? हमेशा वो एंडोथर्मिक होता है। हर एक एटम के लिए एप्लीकेबल है ये। क्लियर? नोबल गैसेस हो, हैलोजेंस हो। क्लियर? अदरवाइज हैलोजेंस का जब आप पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो ना, बहुत ज्यादा नेगेटिव वैल्यू उसका आता है, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है। लेकिन जब भी आप एटम का दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे उसको, तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, दैट मीन्स वो एंडोथर्मिक है। आर यू एबल टू कनेक्ट विद दीज 2 पॉइंट्स? क्लियर? आप क्या कर रहे हो? ठीक है, फाइन। फर्स्ट, नाउ द फैक्टर्स दैट चेंज द इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। यूनिट इसका भी वही होगा, इंथैल्पी है, एनर्जी है, दैट मीन्स किलोजूल पर मोल। नाउ द फर्स्ट पॉइंट, कौन सा फैक्टर है? फर्स्ट इज एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, सिंपली अगर साइज बढ़ेगा दैट मीन्स रेडियस की बात कर रहे हैं हम, रेडियस। ठीक है, साइज अगर बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का वैल्यू क्या होगा? बोलो। आई नीड टू एक्सप्लेन इट इन डिटेल, बट आप मुझे बताओ, आप अपने दिमाग से बताओ मुझे कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का वैल्यू क्या होगा? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का वैल्यू, इट विल शिफ्ट मोर पॉजिटिव, मोर टुवर्ड्स पॉजिटिव, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी डिक्रीजेस। आर वी क्लियर? ये याद रखना, जब भी साइज बढ़ेगा, देखो इधर सपोज दो एटम्स है आपके पास, दिस वन एंड दिस वन। क्लियर है ना? इसको भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है और इसको भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है। क्लियर? कहाँ पे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी? जहाँ पे साइज कम है। क्लियर है ना? समझ आ रही है बात? साइज कम है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का वैल्यू ज्यादा होगा। तो साइज कम इंप्लाइज इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का वैल्यू कम, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का वैल्यू ज्यादा, दैट मीन्स मोर नेगेटिव। आर वी क्लियर? समझ आ रही है बात? देखो, इसमें आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, इजी होगा या मुश्किल होगा? देखो, यहाँ पे न्यूक्लियस बहुत नजदीक है तो इलेक्ट्रॉन आप इजीली ऐड कर पाओगे, बट यहाँ पे ये बहुत दूर है न्यूक्लियस से, तो न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस उतना नहीं होगा और इंटरनल इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन भी होगा। प्लीज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। जब साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन आप ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ईजी कहाँ पे होगा? जहाँ पे साइज कम होगा। क्लियर? अगर यहाँ पे आप इजीली इलेक्ट्रॉन ऐड कर पा रहे हो तो वहां पे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का वैल्यू ज्यादा होगा। ज्यादा होने का मतलब वो मोर नेगेटिव बन जाएगा। क्लियर? यहाँ पे साइज बड़ा है तो न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस उतना नहीं होगा, इंटरनल इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन ज्यादा होगा, तो आप इजीली ऐड नहीं कर पाओगे इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का वैल्यू कम हो जाएगा। आर वी क्लियर? तो साइज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का वैल्यू कम हो जाता है, दैट मींस इट शिफ्ट्स मोर टुवर्ड्स पॉजिटिव। आर वी क्लियर? ये तीन पॉइंट्स क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का वैल्यू कम होने का मतलब इट शिफ्ट्स मोर टुवर्ड्स पॉजिटिव। आर वी क्लियर? समझ आया ये समझ आया अच्छे से? ठीक है, फाइन। तो सेकंड वन इज न्यूक्लियर चार्ज। आप लोग ही बताओ मुझे, अगर Z इफेक्टिव बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का वैल्यू क्या होगा? क्या वो इजीली एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन? इट्स ऑब्वियस वो इजीली एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन, दैट मींस इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का वैल्यू बढ़ जाएगा। और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का वैल्यू बढ़ने का मतलब क्या है? इट विल बिकम मोर नेगेटिव, बिकम्स मोर नेगेटिव, बिकम्स मोर नेगेटिव। मोर नेगेटिव का मतलब वो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। आर वी क्लियर? इजीली एक्सेप्ट करेगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? फाइन। उसके बाद इसका उल्टा, Z इफेक्टिव डिक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है, दैट मींस वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा बाहर के इलेक्ट्रॉन को। प्लीज इसको समझो,
जेड इफेक्टिव मतलब न्यूक्लियस कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है उसको, ठीक है। अगर न्यूक्लियस का अट्रैक्टिंग पावर बहुत ज्यादा है तो वो इजीली एक्सेप्ट कर सकता है एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को। जब वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा उस टाइम पे बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, दैट मींस इट विल बिकम मोर नेगेटिव। मोर नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी का वैल्यू बढ़ रहा है। क्लियर? ये थोड़ा इसलिए कंफ्यूजिंग है क्योंकि यहाँ पे मोर नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी का वैल्यू बढ़ जाता है। आर वी क्लियर? फाइन। तो रिवर्स में क्या होगा, जेड इफेक्टिव अगर कम हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी का वैल्यू कम हो रहा है। आर वी क्लियर? फाइन। थर्ड वन इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, प्लीज हैव अ लुक एट दिस। फिर से वही बात है, कंप्लीटली फिल्ड और कंप्लीटली हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनका इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी ज़्यादा होगा या कम? देखो, हाँ वो देखो इधर, कंप्लीटली फिल्ड और कंप्लीटली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं, दीज आर स्टेबल। अगर ये स्टेबल है तो क्या ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सकते हैं? नहीं, कैनॉट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इजीली, कैनॉट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इजीली, इलेक्ट्रॉन इजीली। तो इसका इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी ज्यादा होगा या कम? इसका इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी कम होगा। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी इसका कम होगा। कम होने का मतलब क्या होगा? इट विल शिफ्ट मोर टुवर्ड्स पॉजिटिव। ये बहुत कंफ्यूजिंग है बट पढ़ना है, क्लियर? कोई ऑप्शन नहीं है। इफ यू आर स्टिल कंफ्यूज्ड लेट मी नो एनी डाउट्स। जल्दी, हमें आगे भी पढ़ना है प्लीज। आर दीज 3 पॉइंट्स क्लियर? एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन इजीली एक्सेप्ट नहीं होगा, क्लियर है ना, क्योंकि न्यूक्लियस से आप दूर जा रहे हो। तो वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी का वैल्यू कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी का वैल्यू जब भी कम होता है दैट मींस वो शिफ्ट होता है पॉजिटिव, क्लियर ना, पॉजिटिव साइड से शिफ्ट हो रहा है। फाइन। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर चार्ज। इट्स ऑब्वियस कि अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को इजीली एक्सेप्ट करेगा। अगर वो इजीली एक्सेप्ट करेगा तो वो शिफ्ट होगा, उसका इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी बढ़ जाएगा, क्लियर? अगर इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी का वैल्यू बढ़ रहा है दैट मींस इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स नेगेटिव। आर वी क्लियर? नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपके पास कोई ऑर्बिटल ऐसा है वो कंप्लीटली फिल्ड है या कंप्लीटली हाफ फिल्ड है, वो स्टेबल है, वो इजीली नहीं करेगा एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन क्योंकि वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी का वैल्यू कम होगा। और अगर कम हो रहा है दैट मींस वो शिफ्ट किस साइड हो रहा है? पॉजिटिव। आर वी क्लियर? ठीक है ना? डन विद दिस। नेक्स्ट इज वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी इन अ पीरियड एंड इन अ ग्रुप। अब आप लोग ही बताओ, सोचो एंड टेल मी द आंसर, कि अगर आप एक रो में लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी का वैल्यू क्या होगा, बढ़ जाएगा या कम होगा? वेरिएशन इन ए पीरियड। अगर आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी का वैल्यू क्या होगा? इट विल बिकम मोर नेगेटिव, क्लियर है ना? हाँ, लेफ्ट से राइट, दैट मीन्स सपोज हमारे पास है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है, नियॉन का छोड़ दो। लेफ्ट से राइट जाने पे क्या होगा? लेफ्ट से राइट जाने पे, लेफ्ट टू राइट, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी का वैल्यू क्या होगा? लिथियम इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है या फ्लोरीन? लिथियम एक्सेप्ट करता है, लिथियम मेटल है, मेटल्स हमेशा लूज करते हैं। तो नॉन मेटल जो होते हैं वो इजीली एक्सेप्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, तो इसका इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी का वैल्यू ज्यादा होगा। तो अगर ज्यादा होगा दैट मींस इट विल बिकम मोर, बिकम्स मोर नेगेटिव। आर वी क्लियर? तो हमेशा लेफ्ट से राइट जाने पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी का वैल्यू बढ़ जाता है, वो इजीली एक्सेप्ट कर पाते हैं इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से क्या होगा, इट विल बिकम मोर नेगेटिव, मोर एनर्जी इज रिलीज्ड। आर वी क्लियर? पॉइंट क्लियर हुआ? ये कंफ्यूजिंग यहाँ पे है, अगर बढ़ रहा है तो वो नेगेटिव ज्यादा बन रहा है, बस ये एक चीज है यहाँ पे। डन, फाइन। फिर कुछ वेरिएशंस भी होंगे, लीव दैट वेरिएशंस। डन। उसके बाद इन ए ग्रुप, बताओ टॉप से बॉटम जाने पे, टॉप से बॉटम जाने पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी बढ़ेगा या कम होगा? क्या वो इजीली एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन टॉप से बॉटम जाने पे? नहीं, क्लियर? टॉप से बॉटम जाने पे क्या होता है, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेस। साइज अगर इंक्रीज हो रहा है तो एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफिकल्ट, एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन
टेंडेंसी डिक्रीजेस। क्लियर? तो अगर वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, दैट मीन्स वहां पे क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का वैल्यू कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का वैल्यू कम होने का मतलब क्या है, बिकम्स मोर पॉजिटिव। आर वी क्लियर? ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ओनली इफ यू स्टडी इट प्रॉपरली। आर वी क्लियर विद दिस? देयर इज वन इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन देयर। फाइन, एक्सेप्शन लिखो। एक्सेप्शन कुछ है नहीं, रीजन है इसका, बट यू मस्ट नो इट। एक्सेप्शन टू दिस पॉइंट, ग्रुप में क्या होता है, टॉप से बॉटम जाने पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू कम हो जाता है, दैट इज इट बिकम्स मोर पॉजिटिव। बट अगर आप देखोगे ना फ्लोरीन और क्लोरीन के केस में क्या होना चाहिए, यहां पे इसका, लेट मी राइट द वैल्यूज, इसका नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो है डेल्टा एच ई जी, इसका है -328 और इसका है -349, इसका है 325 और इसका है -295। आर वी क्लियर? कुछ वेरिएशन दिख रहा है, क्या होना चाहिए था, टॉप से बॉटम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होना चाहिए था, दैट मींस मोर पॉजिटिव की तरफ जाना चाहिए था। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसका होना चाहिए था, फ्लोरीन का। बट यहां पे देख लो, प्लीज हैव अ लुक एट दीज टू। ये पूछा जाता है कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम क्यों है क्लोरीन से, होना क्या चाहिए था, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होना चाहिए था। आप इन दो को देख लो, लीव दीज टू, प्लीज हैव अ लुक। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, आप बताओ मुझे, आप बताओ, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है या कम एज कंपेयर टू क्लोरीन? इधर 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 देख के कैसे, मुझे समझाओ इन नंबर से, इधर इधर इन नंबर से समझाओ मुझे। इट्स ऑब्वियस -349 इज मोर नेगेटिव एज कंपेयर टू -328। क्लियर है ना? तो ऑब्वियसली क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। होना क्या चाहिए था, टॉप से बॉटम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस। क्लियर? लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, किसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा शो कर रही है, क्लोरीन का। अब यहां पे वेरिएशन क्या है, देखो आपके पास दो एटम्स है, फ्लोरीन और क्लोरीन। क्लोरीन का साइज थोड़ा ज्यादा है, इसमें 2 ही शेल्स है, इसमें 3 शेल्स है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स। और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 8 और तीसरे शेल में 7। क्लियर? जब आप इसमें एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो, प्लीज हैव अ लुक, एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो, एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो, यहाँ पे 8th इलेक्ट्रॉन जब आप ऐड करते हो, यहाँ पे थोड़ा सा रिपल्शन शो होता है। क्लियर? क्योंकि साइज छोटा है ना, आप 8th इलेक्ट्रॉन जब ऐड करते हो, यहाँ पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ जाता है एज कंपेयर टू क्लोरीन। क्लोरीन में क्या होता है, 8th इलेक्ट्रॉन आप एक्सेप्ट करवा रहे हो, वो आराम से वहां पे एडजस्ट हो पाते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसका ज्यादा है, क्लोरीन का एज कंपेयर टू फ्लोरीन। आर वी क्लियर? होना चाहिए था फ्लोरीन इजीली एक्सेप्ट करना चाहिए था इलेक्ट्रॉन, बट एज कंपेयर टू क्लोरीन वो इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसका साइज स्मॉल है। साइज स्मॉल है जिसकी वजह से क्या होगा, जब वो 8th इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, वहां पे रिपल्शन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी थोड़ा सा कम हो जाता है एज कंपेयर टू क्लोरीन। आर वी क्लियर? अब समझ आया, क्लोरीन का ये पूछा जाता है, व्हाई इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन मोर एज कंपेयर टू फ्लोरीन। आप ये रीजन लिखोगे, क्योंकि फ्लोरीन का साइज कम है। साइज कम है तो जब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, वहां पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ जाएगा। तो रीजन क्या लिखोगे आप, क्वेश्चन है व्हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन। क्लियर है ना? तो रीजन क्या लिखोगे आप, फ्लोरीन साइज स्मॉल, वेरी गुड, शील्डिंग बढ़ जाएगा। शील्डिंग मतलब इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इंक्रीजेस। ठीक है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन से क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो जाता है एज कंपेयर टू। आप इतना लिखो, आपके आंसर फुल मार्क्स मिलेंगे एज कंपेयर टू क्लोरीन, बिकॉज क्लोरीन है साइज, बिकॉज साइज ऑफ क्लोरीन is more, तो this implies less inter electronic repulsion। क्लियर? ये आंसर लिखना होता है, ऐसे लिखना होता है, जैसे भी आप लिखोगे, पत भी होती याद करनी, दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम। ठीक है, मुझे पता है ना, आप लोग याद ही करते हो एट द एंड। आर वी क्लियर विद दिस? देयर इज वन नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
ये वाला पढ़ लो, देन चैप्टर इज ऑलमोस्ट डन। फिर छोटे छोटे कुछ टॉपिक्स बचे हैं, वो हम आने के बाद डिस्कस करेंगे। एंड डोंट वरी अबाउट द सिलेबस, आई विल फिनिश इट ऑफ विद इन टाइम। ठीक है, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लियर? लिखाइए। हैव अ लुक, लिखाइए। नाउ प्लीज हैव अ लुक। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? अंडरस्टैंड इट इन वन गो। पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर? सपोज हमारे पास एटम है, विल टेक एन एग्जांपल डायरेक्टली, HCl। क्लियर है ना? कोवेलेंट बॉन्ड है यहाँ पे, डन। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे दो डिफरेंट एटम्स हैं। क्लियर? हाइड्रोजन का जो अट्रैक्टिंग पावर होता है इलेक्ट्रॉन्स का, वो कम होता है, और क्लोरीन का जो अट्रैक्टिंग पावर होता है वो ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन इज नॉन मेटल। क्लियर? नॉन मेटल्स की टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की। तो यहाँ पे क्लोरीन क्या करेगा? ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है ना, कोवेलेंट बॉन्ड में होता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, अट्रैक्टिंग पावर ज्यादा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये मोर ओरिएंटेड होंगे टुवर्ड्स क्लोरीन। आर वी क्लियर? समझ आ रही है बात? क्योंकि क्लोरीन का अट्रैक्टिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मोर एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो हम यही बोलते हैं, पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर? पावर of an atom to attract the shared pair of electrons in a covalent bond. That means ये हमेशा covalent bond के लिए applicable होगा। Are we clear? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा implies वो ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, मोर शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है? सपोज ए और बी है आपके पास, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, एज्यूम कर लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स किसके पास होंगे ज्यादा? B के पास। आर वी क्लियर? तो जब ये शिफ्टिंग हो जाती है, इन पे चार्जेस आ जाते हैं, इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव, इस पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव। सेम क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव। हर एक एटम का अट्रैक्टिंग पावर अपना अपना होता है। क्लियर? फाइन। इसके लिए एक स्केल दिया है पॉलिंग ने, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए एक मेजरमेंट दिया है पॉलिंग ने, पॉलिंग स्केल बोलते हैं उसको, जिसमें हाईएस्ट वैल्यू जो है वो 4 है। क्लियर? अप टू 4 आप वैल्यूज पुट कर सकते हो वहां पे। क्लियर? लेट मी राइट द नंबर्स। यहां पे ध्यान रखो, ये इलेक्ट्रॉन गैन इंथैल्पी से डिफरेंट है। इलेक्ट्रॉन गैन इंथैल्पी में वो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन, यहां पे ये एक्सेप्ट नहीं करता है, ये बस शिफ्ट करता है, अट्रैक्ट करता है उसको। क्लियर? इलेक्ट्रॉन गैन इंथैल्पी में फुली वो एक्सेप्ट करता है, यहाँ पे ये शिफ्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को। आर वी क्लियर? फाइन। तो पॉलिंग जो स्केल बताया था उसमें हाईएस्ट वैल्यू उसने 4 दिया है। फाइन। और हाईएस्ट वैल्यू जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है पीरियोडिक टेबल में, वो फ्लोरीन का है। फ्लोरीन का 4 है। लेट मी राइट द फुल पीरियड। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इसका है 4, इसका है 3.5 आई गेस, इसका है 3। वेट आई नीड टू चेक। 1 1.5 2 2.5 1 1.5 2 2.5, इसका 3। उसके बाद जो क्लोरीन है, क्लोरीन का भी 3 है। नाउ पे अटेंशन, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उसके बाद है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना है? 3.5, और उसके बाद है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का है 3। इवन क्लोरीन का भी 3 ही है। आर वी क्लियर? दीज 3 आर द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स इन द पीरियोडिक टेबल। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की 4, ऑक्सीजन की 3.5 और नाइट्रोजन की 3। अभी मैं ये स्केल्स बताऊंगा, ये स्केल्स आए कहाँ से हैं। आर वी क्लियर विद दिस? ठीक है।
उसके बाद है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. प्लीज कन्वे मी इफ यू आर क्लियर विद द डेफिनेशन. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. क्लियर? किस पे? कोवेलेंट बॉन्ड में. सपोज ये कोवेलेंट बॉन्ड है, यहाँ पे बी का कितना इफेक्ट होगा, ये कितना शिफ्ट करवाएगा इस कोवेलेंट बॉन्ड को टुवर्ड्स इटसेल्फ, और ए का कितना पावर है टू अट्रैक्ट दिस कोवेलेंट बॉन्ड. क्लियर है ना? ए का कम है, इस वजह से पूरा जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो किसकी तरफ जाएगा? बी की तरफ जाएगा, और ए पे थोड़ा सा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, और बी पे कौन सा चार्ज आएगा? पार्शियल नेगेटिव. क्लियर? ये पूरा एक्सेप्ट नहीं करता, इस वजह से पूरा नेगेटिव नहीं आता इस पे. इज दिस क्लियर? कोई है जिसको इसमें कंफ्यूजन है ना? नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब किन फैक्टर्स पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू डिपेंड करता है. फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. फाइन. फर्स्ट इज oxidation state. Oxidation state, it means charge on an atom. Clear? Have a look. Charge on an atom. देखो, understand this. Suppose हमारे पास है Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव. Can you please tell me किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों में ज़्यादा है? कौन ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा कोवेलेंट बॉन्ड को? Fe2 पॉजिटिव नहीं, इट्स विल बी Fe3 पॉजिटिव. आई विल एक्सप्लेन इट. इसका है 1.86 और इसका है 1.9. 1.96. इसका 1.83 और इसका है 1.96. आई विल एक्सप्लेन इट. हैव अ लुक. इस पे 3 पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो अगर ये कोवेलेंट बॉन्ड को देखेगा ये ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा इसको. क्लियर है ना? देखो, सपोज FeCl3 है और FeCl2 है. यहाँ से देख लो, सपोज कोई एटम है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी लूज किए हैं. ये नॉर्मल सी बात है ना, ये ज़्यादा अनस्टेबल होगा. क्लियर? इसका अट्रैक्टिंग पावर ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू Fe2 पॉजिटिव. चलो अच्छा मान लेते हैं Fe भी होगा यहाँ पे. इन तीनों में से किसका ज़्यादा होगा? क्या Fe इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा? Fe मेटल है. मेटल हमेशा क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होगी. Fe2 पॉजिटिव है, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी लूज किए हैं, अब इसकी टेंडेंसी क्या होगी? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की. आर वी क्लियर? तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी. नेक्स्ट Fe3 पॉजिटिव, इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, तो बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, जहां पे भी इलेक्ट्रॉन्स को देखेगा अट्रैक्ट करेगा. आर वी क्लियर? समझ आई बात? जितना ज्यादा चार्ज होगा किसी एटम पे, उतना ज्यादा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा. सपोज आपके पास है, सपोज क्वेश्चन है, आपके पास है क्लोरीन Cl नेगेटिव और Cl पॉजिटिव. बताओ. Cl पॉजिटिव. क्लियर ना? Cl पॉजिटिव का बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का. उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद Cl नेगेटिव. ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा Cl नेगेटिव? नहीं. इसके पास ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, मोर इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, रिपल्शन शो करेगा, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी. आर वी क्लियर? चार्ज ऑन एन एटम, यहाँ पे पर्टिकुलरली हम बात कर रहे हैं, पर्टिकुलरली पॉजिटिव चार्ज. That means this implies, please have a look, this implies more positive charge implies more electronegativity. Are we clear? जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. आर वी क्लियर? फाइन. पॉजिटिव चार्ज को ही हम ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं. आप ऐसे लिख सकते हो, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट. क्लियर? पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट. यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की, जिसमें जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना वो इजीली इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर पाएगा. आर वी क्लियर विद दिस? सेकंड, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन अभी हमने नहीं पढ़ा है, बट यहाँ पे थोड़ा सा मैं डिस्क्रिप्शन बताऊंगा इसका. हाइब्रिडाइजेशन होता है अरेंजमेंट ऑफ एटम्स around a central atom. Clear? Arrangement of atoms to form the 3-dimensional shape around the central atom. Clear? Suppose अगर आप बात करोगे ना CH4 का, अच्छा डायमंड का शेप पता है? डायमंड का शेप क्या होता है? टेट्राहेड्रल वर्ड सुना है? क्लियर? वहां पे हमने टेट्राहेड्रल शेप जो बनाया था ना, उसमें हाइब्रिडाइजेशन उसका होता है sp3. क्लियर है ना? फाइन. तो CH4 आपके पास है. CH4 का अगर आप हाइब्रिडाइजेशन देखोगे, फिलहाल के लिए याद रखो,
आपको हाइब्रिडाइजेशन चेक करने के लिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करने होते हैं। सिग्मा बॉन्ड्स, सिग्मा बॉन्ड पता है क्या होता है? एक होता है सिग्मा बॉन्ड, दूसरा होता है पाई बॉन्ड। लेट मी एक्सप्लेन इट। सपोज आपके पास है इथीन मॉलिक्यूल, CH2 CH2, क्लियर? जो सिंगल बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, क्लियर है ना? ये एक ओवरलैपिंग होगी जो हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। जो सिंगल बॉन्ड होते हैं वो हमेशा क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड। तो ये एक सिग्मा बॉन्ड है, ये दूसरा सिग्मा बॉन्ड है, क्लियर? जहां पे डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। और ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है? एक सिग्मा दो पाई। आर वी क्लियर? तो इस कार्बन के अराउंड सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं? 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। और जब भी सिग्मा बॉन्ड्स 3 होंगे, देखो सिग्मा बॉन्ड्स अगर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, क्लियर? सिग्मा बॉन्ड्स अगर 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। सिग्मा बॉन्ड्स अगर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, क्लियर? सपोज CH4 है आपके पास, CH4 का मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ। CH4, क्या आप मुझे बता सकते हो CH4 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं? 1 2 3 4, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। नाउ अनदर पॉइंट, यहाँ पे हमें हाइब्रिडाइजेशन तो चेक करना है, लेकिन इनडायरेक्टली हमें इससे कुछ और आंसर निकालना है। यहाँ पे हमें देखना है परसेंटेज s कैरेक्टर, क्लियर? हाइब्रिडाइजेशन में s कैरेक्टर कितना है आप चेक करो। यहाँ पे कितने पार्ट्स हैं? 2 पार्ट्स हैं। s का हिस्सा कितना होगा? 50%। 50 s का होगा, 50 p का होगा। यहाँ पे कितने पार्ट्स हैं? s 1 p के 2, क्लियर? तो s का कैरेक्टर कितना होगा? अराउंड 33%। इज इट क्लियर? समझ आ रही है बात? नेक्स्ट sp3, कितने पार्ट्स है? ये 4 पार्ट्स है, s 1 है और p के 3 पार्ट्स है, क्लियर है ना? तो s का कैरेक्टर कितना होगा? 25%, क्लियर? हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या है? मोर s कैरेक्टर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। आर वी क्लियर? हाइब्रिडाइजेशन में क्या याद रखना है आपको? जितना ज्यादा s कैरेक्टर होगा एटम में, उसमें उतना ज्यादा क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन, एल्केन्स में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी या एल्कीन्स में? हैव अ लुक। सपोज हमारे पास है एल्केन, लेते हैं एल्केन CH4 और दूसरा एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्लियर? एल्काइन भी लेते हैं HC ट्रिपल बॉन्ड CH। ये एल्केन है, एल्कीन है और एल्काइन है। इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? इसका होगा sp3। इसमें एक कार्बन का, दोनों में से एक कार्बन का, इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? चेक करो। CH2 अभी किया ना वहां पे, CH2 कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? कितने सिग्मा बॉन्ड्स बना रहे हैं? 3, तो 3 सिग्मा बॉन्ड्स है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। तो इसमें कार्बन का सिग्मा बॉन्ड्स, ये जो दूसरा बॉन्ड है ना, ये पाई बॉन्ड है, ये काउंट नहीं करना है। हाँ तो sp2 लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है? 3 सिग्मा बॉन्ड्स में बोल रहा हूँ, 3 सिग्मा बॉन्ड्स मींस हाइब्रिडाइजेशन sp2। समझ आ रहा है? तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा कार्बन का? sp2। और यहाँ पे एल्काइन में कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं? एक और एक, 2 सिग्मा बॉन्ड्स है। बाकी जो 2 है ना वो क्या होंगे? पाई बॉन्ड्स। अभी मैंने बोला ना ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है? 1 सिग्मा और 2 पाई। तो 2 सिग्मा बॉन्ड्स है, 2 सिग्मा बॉन्ड्स में हाइब्रिडाइजेशन sp। अब यहाँ पे परसेंटेज s कैरेक्टर कितना होगा? इसमें 25%, इसमें 33.33%, क्लियर? और इसमें 50%। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा कार्बन होगा ज्यादा? ये वाला। आर वी क्लियर? एस कैरेक्टर ज्यादा होगा तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बनेगा। एस कैरेक्टर किस कार्बन में ज्यादा है? इस कार्बन में ज्यादा है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। आर वी क्लियर? तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो एल्काइंस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है। एग्जाम्पल है ये पूरा लिखना है। उसके बाद एल्काइंस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, फॉलोड बाय एल्कीन्स, फिर लास्ट पे एल्कीन्स। आर वी क्लियर? इज दिस पार्ट क्लियर? समझ आई ये? कोई प्रॉब्लम है किसी को? एनीवन? देन द लास्ट फैक्टर, लास्ट फैक्टर में है नंबर ऑफ एटम्स या टाइप ऑफ एटम्स अटैच्ड। वेट, प्लीज इसको एक बार फिर से देख लो। लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट्स। चेक करो जल्दी से।
Have a look at the third factor, nature of substituents. Nature of substituents. Nature of substituents attached to an atom. क्लियर? सपोज हमारे पास दो, ये इस पे भी डिपेंड करता है कि एटम के साथ कौन सा और दूसरा एटम अटैच्ड है। सपोज कार्बन की बात करते हैं, CH4, ठीक है। दूसरा है हमारे पास, ये सब लिखा, ये लिखा, दीज आर द शॉर्टर वर्जन ऑफ द फाइनल नोट्स जो आपके इस पे होते हैं ना, PDF जो मैं भेजता हूँ, ये शॉर्टर वर्जन है उसके। अगर आप लोग इतना ही पढ़ोगे ना, दिस इज सफिशिएंट। बट आप लोग ना तो ये पढ़ते हो ना तो वो पढ़ते हो, चलो कोई बात नहीं। हैव अ लुक, CH4 है, दूसरा है हमारे पास CH3 और यहाँ पे F लगा रहा हूँ मैं, क्लियर। एक और है CH2, यहाँ पे 2 फ्लोरीन्स लगा रहा हूँ, क्लियर। इसी तरह बढ़ा सकते हैं इसको। हैव अ लुक एट दिस, तीनों कार्बन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी? एनीवन? बोलो। देखो यहाँ पे क्या होगा, ये कार्बन इनको अट्रैक्ट करेगा इन इलेक्ट्रॉन्स को नॉर्मल फोर्स से। यहाँ पे क्लोरीन क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट करवा रहा है, किससे? क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। अभी हमने बोला सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स जो है वो है फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो फ्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स इससे रिमूव करेगा, तो इस पर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। तो पार्शियल पॉजिटिव, अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो ये इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा एज कम्पेयर टू हेयर। ये किसकी वजह से हुआ? फ्लोरीन की वजह से। सबस्टिट्यूएंट कैसा अटैच्ड है, उसकी वजह से कार्बन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो वो साइड के एटम्स को क्या करेगा, वो डिपेंड करेगा कि इसमें एटम्स कौन से अटैच्ड है। यहाँ पे 2 फ्लोरीन्स अट्रैक्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये ज़्यादा अट्रैक्ट, ये फोर्स अट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे भी पार्शियल पॉजिटिव आएगा, लेकिन इसका पार्शियल पॉजिटिव का करेक्टर इससे ज़्यादा होगा। दैट मीन्स यहाँ पे इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू दिस, एज कम्पेयर टू दिस। सपोज ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, तो आप ऐसे लिख सकते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन 3 is greater than electronegativity of carbon 2 is greater than electronegativity of carbon 1। ये किसकी वजह से हुआ, साइड के एटम्स किस टाइप के अटैच्ड है। आर वी क्लियर? यहाँ पे फ्लोरीन इससे इलेक्ट्रॉन्स छीन रहा है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। अच्छा मुझे बताओ, ये फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहा है? ये उनको भी अट्रैक्ट करेगा लेकिन इसका अट्रैक्टिंग पावर कम है, क्लियर ना, एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। अब इनसे तो ये काफी स्ट्रांग हो गए तो इस वजह से ये क्या करेगा, इनके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, क्लियर। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी हेयर, फॉलोड बाय दिस, एंड लास्ट में सबसे कम यहाँ पे। आर वी क्लियर विद दिस? फाइन। नाउ द ट्रेंड्स, टॉप से बॉटम जाने पे, लेफ्ट से राइट जाने पे, बताओ इन अ पीरियड, जब आप लेफ्ट से राइट जाओगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या होगा, बढ़ेगा या कम हो जाएगा? बढ़ेगा, वेरी गुड। लेफ्ट से राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। क्यों बढ़ेगा? बिकॉज रेडियस डिक्रीजेस, साइज डिक्रीजेस, क्लियर ना, साइज डिक्रीज होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उसका अट्रैक्टिंग पावर बढ़ जाता है। फाइन। नेक्स्ट, इन ए ग्रुप, ग्रुप में बताओ टॉप से बॉटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, वेरी गुड। फाइन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि टॉप से बॉटम जाने पे रेडियस इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज रेडियस इंक्रीजेस। आर वी क्लियर? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सॉर्ट ऑफ रिलेट करता है किसके साथ, मेटेलिक कैरेक्टर के साथ। देयर इज वन फॉर्मूला ऑन द नोट्स हाउ टू कैलकुलेट द electronegativity, but that is not for your boards, that's for the interns. Please check that formula and add it into your notes. It's very easy formula. There is one last point, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेटेलिक कैरेक्टर कैसे एक्सप्लेन करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड मेटेलिक कैरेक्टर।
मेटेलिक नॉन मेटेलिक करेक्टर जो भी है। नाउ पे अटेंशन, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रहा है तो मेटेलिक करेक्टर का क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा? आप लोग ही बताओ, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रहा है मेटेलिक करेक्टर का क्या होगा, बढ़ेगा या कम हो जाएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेटेलिक करेक्टर कम हो जाएगा। क्लियर? दैट मीन्स वो क्या कर रहा है, अगर उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रहा है दैट मीन्स वो अट्रैक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, और नॉन मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की। इवन नॉन मेटल्स की डेफिनेशन आप लोग 10th में यही लिखी होगी, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। तो मेटेलिक करेक्टर अगर कम हो रहा है तो नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ जाएगा। आर वी क्लियर? डन विद दिस? ठीक है। ऐसा माना जाता है कि जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2 और मोर है वो क्या होंगे, मेटल्स या नॉन मेटल्स? वो नॉन मेटल्स होंगे। वेरी गुड, दे आर नॉन मेटल्स। एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिनकी लेस देन 2 है दे आर ट्रीटेड एज मेटल्स। आर वी क्लियर? डन? ठीक है। अब मैंने जो स्केल बताया था ना फॉर्मूला, मैं एक बार बताता हूं, वो भी आपने लिखा ये फाइन। 2 स्केल्स हैं हमारे पास, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल्स। एक है मुलिकन स्केल, दूसरा है पॉलिंग स्केल। हमने कौन सा यूज किया, पॉलिंग स्केल हमने यूज किया, जहां पे हमने बोला फ्लोरीन का हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 4। फाइन। मुलिकन स्केल में क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जिसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी +1 डिवाइड बाई 2। आर वी क्लियर? क्या करना है आपको, एटम का आयनाइजेशन एनर्जी 1 देखना है, ऐड करना है किसके साथ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फर्स्ट डिवाइडेड बाई 2। आर वी क्लियर? यहां से आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बट कौन सा स्केल, मुलिकन स्केल। पॉलिंग स्केल में आपको क्या करना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल मुलिकन स्केल डिवाइडेड बाई 2.8। आर वी क्लियर? डन? तो वो जो 4 आ रहा होगा वो किससे आ रहा है, इस वाली स्केल से, पॉलिंग स्केल से। लेकिन पॉलिंग स्केल खुद किस पे डिपेंड करता है, मुलिकन स्केल पे। और मुलिकन स्केल किसके बराबर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर आप किसी भी एटम का फाइंड करना चाहते हो तो आपका उसका आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं ना उसको, उसका फर्स्ट सम करोगे, डिवाइड करोगे 2 से, तो आपको क्या मिलेगा वहां से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये लेकिन कौन सा स्केल है, मुलिकन स्केल। फिर पॉलिंग स्केल के लिए आप क्या करोगे, मुलिकन स्केल को 2.8 से डिवाइड करोगे, यू विल फाइंड द आंसर, इट्स 2.8 हियर। डन विद दिस? ठीक है। एंट्रेंस के लिए है, नॉट फॉर द बोर्ड्स। आर वी क्लियर? इसके बाद छोटे छोटे टॉपिक्स बचते हैं इसमें, दैट आई विल फिनिश इन द क्लास आफ्टर 1 वीक। क्लियर? मैं आ जा रहा हूँ, आई विल बी बैक इन द नेक्स्ट वीक। और एक और चीज़, टेस्ट का मैंने बोला, टेस्ट के लिए रेडी रहना नेक्स्ट संडे।